मित्रों नमस्कार। जन सुलभ संवाद की इस प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रंग बतकही के जो यह कॉलम है जन सुलभ पुस्तकालय का, आज हम उस कॉलम में हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार केदारनाथ सिंह जी को याद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। हमारे साथ उनकी रचनाओं पर और उनसे जुड़ी स्मृतियों पर बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं सर्वश्री उपेंद्र कुमार जी, लीलाधर मंडलोई जी और मदन कश्यप जी। आप सभी का इस मंच पर और इस संवाद में हार्दिक स्वागत है। इस बीच हमारे कई साथी जुड़ गए हैं और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ सिंह को याद करना अपनी मिट्टी को, अपनी बोली को, अपने प्रदेश को, अपनी देशजता को याद करना है। हम अपनी इस कड़ी में उनसे जुड़े संस्मरण और उनकी कविताओं पर खास तौर से बातचीत करेंगे। केदार जी 2018 में आज ही के दिन हमसे विदा लिए, मगर हम में से कई लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे हमारे बीच नहीं है। यह उनके प्रति हम सबका स्नेह है और साहित्य सृजन की उनकी विपुलता है और विभिन्न विधाओं में, कविताओं में, अलग अलग विषयों पर जो उनका विपुल लेखन है, वह एक इतना बड़ा कारण है कि उनकी कमी हमें महसूस नहीं होती है। फिर भी काल का चक्र अपने हिसाब से चलता है और बेशक केदारनाथ सिंह जी का केदारनाथ सिंह हमारे बीच सशरीर नहीं है, मगर अपने शब्दों में, अपने लिखे में आज भी हमारी आत्मा में धड़कते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि उपेंद्र कुमार जी का आदेश था कि वे इस कड़ी में, इस बातचीत में अपनी स्मृतियों से इसका आरंभ करें और केदारनाथ सिंह जी से जुड़ी उनके पास इतनी स्मृतियां हैं कि हम लगातार उनको सुन सकते हैं। तो आदरणीय उपेंद्र जी, यह मंच आपके हवाले है और कुछ स्मृतियां जो आप आज हमसे साझा करना चाहते हैं, कृपया करें। उपेंद्र कुमार जी। नमस्कार अरुण कुमार जी और जन सुलभ संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के दिन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे मौका दिया अपने संस्मरणों को, उनके साथ बिताए क्षणों को आपके साथ बांटने का। केदार जी इतने बड़े रचनाकार थे, इतने महान कवि थे कि उनके विषय में जितना कहा जाए थोड़ा है। देश का कोई भी पुरस्कार या सम्मान ऐसा नहीं था जो उन्होंने स्वीकार करके उस सम्मान को सम्मानित नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि उनकी रचनाओं पर, उनकी कविताओं पर न जाने कितने शोध हुए, कितने आलोचकों ने निबंध लिखे, कितनी उनकी एक-एक कविता पर कितने-कितने लेख लिखे गए। वो एक विपुल साहित्य की रचना उनके साहित्य के चर्चा में हुई है और उस पर बात करना विद्वानों ने जितना किया है उससे आगे मैं क्या करूँगा, उससे और बोलना कठिन ही है। परंतु
उनको याद करना, उनके साथ बिताए क्षणों की बात करना उतना ही सहज भी है। ये सहजता इसलिए है कि वो स्वयं इतने सहज थे कि उनकी सहजता मन को छूती थी। केदार जी से मेरा परिचय तो दिल्ली में आने के भी बहुत बाद हुआ, 90 के दशक में। शुरू में तो कुछ औपचारिक ही सा रिश्ता रहा, मुलाकातें होती थी हालचाल पूछने पर, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव इतना अच्छा था और इतना मिलनसार थे वो, और शायद कहीं उनको मेरा स्वभाव भी अपने अनुकूल लगा, तो हम लोगों के बीच की दूरियां घटती गई और फिर मिलना मिलना बहुत ज्यादा होने लगा। और कुछ दिनों के बाद तो हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी हिंदी की बजाय भोजपुरी में बात करते थे। केदार जी की याद आती है तो उनकी बातें याद आती हैं, और उन्होंने उनके जीवन के बहुत सारे पक्षों के विषय में उनसे कभी बात हुई, कभी इस बात पे, कभी उस बात पे, और वो उनके शब्दों में वो शक्ति थी जो कविताओं में तो देखने को मिलती ही है, साधारण बातचीत में भी मन को छूती तो थी ही उनकी बातें, लेकिन उनके शब्द आंखों के सामने एक चित्र सा खड़ा कर देते थे। इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि उनके साथ मैं उनके बीएचयू वाले हॉस्टल में रहा हूं। त्रिलोचन जी के जब उनसे मिलने आते थे और उनके साइकिल पे वो बैठ के बनारस की गलियों में घूमने निकलते थे, तो उनके साथ घूमा हूं। शाम को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री नामवर सिंह, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी और केदार जी जब साथ घूमने निकलते थे तो उनके साथ कितनी बार घूमते हुए दशाश्वमेध घाट गया हूँ, वहां बैठा हूँ और उन लोगों की बातचीत की का आनंद लिया है, क्योंकि वो उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कब की बातें उनको याद आ जाती थी और सारी बातें तरतीबवार याद आती थी। ऐसा नहीं था कि कभी कुछ जहां से बात उठाते थे तो फिर उसका पूरा वर्णन करते थे। छोटी छोटी बातें जैसे अब जब ये लोग टहलने निकलते थे और कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो बहुत प्रिय नहीं हो, तो धीरे से कोई कहता था कि देखो सामने से एक जालिम लोशन आ रहा है। अब जालिम लोशन इन लोगों का एक कोड वर्ड था जो अप्रिय व्यक्तियों के लिए, विशेषकर संध्या के समय टहलते हुए दशाश्वमेध घाट जाना और आना अपने आप में इतना प्रिय कार्यक्रम है कि जिसने वो दशाश्वमेध पे बैठ के शामें बिताई है वही जान सकता है। तो वैसे में किसी अप्रिय का साथ बहुत अच्छा तो लगता नहीं, तो ये लोग धीरे से रास्ता बदल देते थे, कभी इस गली से कभी उस गली से निकल के, और अनेक रोचक कथाएं उन्होंने बताई हैं दशाश्वमेध घाट पे बैठ के, जो वो उन्होंने ऑब्जर्व की थी। वहां शाम को पंडित लोग कथा कहते थे, ब्राह्मण अपने कुछ दक्षिणा पाने के लिए, कुछ ये के लिए बहुत शिक्षित नहीं होते थे लोग, लेकिन रामचरितमानस का जो अर्थ विन्यास वो करते थे, वो ऐसे विद्वानों की मंडली में ये लोग सुनते थे। अक्सर द्विवेदी जी ध्यान दिलाते थे, देखो वो पंडित क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो तरह तरह की बातें, और वो इतनी मजेदार व्याख्याएं रामचरितमानस की हैं कि तुलसीदास जी तो सुनते तो सिर धुल लेते। हम लोग भी जब उनके ये संस्मरण सुनते थे तो अट्ठहास से कमरा गूंज रहता था। अब उनको बहुत विस्तार में बताना तो संभव नहीं, लेकिन जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक पंडित जी कथा कह रहे थे कि पार्वती से जब सीता जी ने प्रार्थना की तो केवल राम को ही नहीं, उसके साथ सब कुछ मांग लिया, ससुर मांग लिया, सास मांग लिया, देवर मांग लिया। अब एक जैसे सीता जी ने कहा देवर, अच्छा तो देवर, तो उसके बाद पंडित जी ने लोगों को समझाया कि वर तो मांगा ही, देखो साथ में देवर भी मांग लिया।
अब इसी तरह से आप समझ जाइए बाकी सारी चीजें कितनी हास्यास्पद रहती होंगी, लेकिन फिर द्विवेदी जी के भी बड़े संस्मरण उनके साथ सुनने को मिल जाते थे, आपस में ये लोग जो बातें करते थे। उसी तरह उनके साथ उनके गांव चकिया भी गया हूँ। बहुत बार जब वो गांव से लौटते थे तो मैं पूछता था कि आप अकेले वहां चले जाते हैं, रह लेते हैं इतने दिन, क्या कर रहे हैं? तो कहते थे घर बनवा रहा हूँ। हमने कहा तब तो अपने घर में रह। उन्होंने कहा नहीं, पड़ोस में घर है। और जब वो विस्तार से वो बताते थे तो लगता था कि वो सारा गांव इनको इतना प्यार करता था कि वो गांव उनका हर घर उस गांव का उनका ही घर था। और कहीं भी वो रहते पूरा गांव उनके लिए परेशान रहता कि इनको कोई तकलीफ नहीं हो। ये उनके सरल मृदुल स्वभाव का तो परिणाम था ही। निश्चय ही उनके हृदय में जो ग्रामीणों के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी बोली के लिए जो प्यार था, वो वहां तक उनके हृदयों को भी छूता था। केदार जी के पास के साथ मैं पडरौना भी गया हूँ। उनके कॉलेज में उनके एक कमरे के मकान में शुरू में उनको काफी वहां दिक्कत होती थी। एक कमरे का मकान था, इतना छोटा कि उसमें शौचालय भी नहीं था, सड़क पार करके शौचालय में जाना पड़ता था। ये सब झेलते हुए वो उन्होंने कितनी बार मन बनाया कि हम पडरौना से कहीं बाहर निकले, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही और फिर वहां के लोगों से धीरे धीरे उनका जब राब्ता पड़ा और मित्रताएं होने लगी तो फिर वो जगह अच्छी लगने लगी। और उनकी कविताओं को पढ़ते हुए तो खैर आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि पडरौना किस हद तक जीवित रहा। फिर उन्होंने काफी पडरौना के लिए काम भी किया। वो जो डिग्री कॉलेज था वो स्नातकोत्तर कॉलेज हो गया उनके समय में ही। कितने लोगों को उन्होंने डॉक्टरेट करवाया, थीसिस कंप्लीट करवाई। और संयोग देखिए कि वो वहाँ करीब 1970 में उस कॉलेज के प्राचार्य भी बन गए। तो उस इन सब चीजों से पडरौना के लोगों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। फिर पडरौना एक तरह से साहित्यिक ये साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। उनके रहने से पडरौना में अखिल भारतीय स्तर की कितनी साहित्यिक आयोजन हुए, कवि सम्मेलन हुए और एक तरह से हिंदी साहित्य समाज में पडरौना एक जानी पहचानी हुई जगह बन गई। लेकिन उस समय का जो बहुत सारे संस्मरण उन्होंने सुनाए हैं, लेकिन जो संस्मरण कभी भूलता नहीं है और दिल को छू जाता है, वह मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मतलब जैसे प्रेमचंद की कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका पंच परमेश्वर जैसी कोई घटना सचमुच के जीवन में घट सकती है। ऐसा हुआ कि पडरौना में स्मशान भूमि को लेकर कुछ विवाद पैदा हो गया था। कब्रगाह भी वही थी, स्मशान भूमि भी वही थी, तो हिंदू मुस्लिम तनाव भी हो गया था और अधिकारी बड़े चिंतित थे कैसे क्या किया जाए। फिर सभा बुलाई गई और बहुत विचार विमर्श के बाद लोग इस बात पे माने कि दोनों संप्रदाय के लोग अपने एक एक प्रतिनिधि का नाम लेंगे और वो दोनों प्रतिनिधि कलेक्टर के साथ मिलके जो भी तय करेंगे उसी हिसाब से आगे की कार्यवाही होगी। अब अभूतपूर्व आश्चर्य की ये बात है और
आज के ज़माने में जिस समय इस युग में जब हम जी रहे हैं, आज के जिस हिंदुस्तान में, उसमें तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सोचिए कितना हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी ये बात है कि दोनों संप्रदाय के लोगों ने जो नाम दिए वो एक ही नाम था, डॉक्टर केदारनाथ सिंह का। अब ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की तुलना आप किससे कर सकते हैं? साहित्यकार के साथ-साथ वो अपने व्यवहार में, अपने विचारों में और सबके प्रति समान सभी धर्मों के प्रति समान आस्था वाली जो उनके सारे उच्च विचार थे, वो लोगों तक पहुँचते थे। वो बहुत सरल सीधे शब्दों में अपने विद्यार्थियों को, अपने लोगों को ये सब बातें बताते थे। उन उनकी विलक्षण प्रतिभा, सहज स्वभाव, सादगी, सच्चाई और साफगोई उनने उनकी एक कवि का जो स्वरूप था चमकदार, उसको और ज़्यादा गरिमा दी थी। वहाँ ही उनके जीवन की एक दुखद घटना भी हुई। उनकी पत्नी बीमार पड़ी, वो बड़ी विस्तार से कैसे उन्होंने जी जान लगा के उनकी सेवा की उनको, लेकिन वो असाध्य बीमारी थी, वो बच नहीं पाई। तो वो दुख तो था ही, उसके साथ उससे बड़ा दुख हुआ कि वो वहाँ उसके बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली में अब अकेले उन छोटे-छोटे बच्चों को सँभालना उनके लिए इतना दुस्तर कार्य था और कैसे वो सँभालते थे, किस तरह से करते थे, बहुत विस्तार से उन्होंने वो चर्चाएँ की मेरे साथ कि वहाँ जाते थे पढ़ाने तो ध्यान इधर लगा रहता था, यहाँ रहते थे तो ध्यान वहाँ लगा रहता था कि अब क्लास का समय हो गया। एक बार ऐसी मर्मस्पर्शी घटना उन्होंने बताई, वो घर पहुँचे तो देखा कि वो बच्ची ने सबसे बड़ी बच्ची ने अपना हाथ जला लिया है। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों खाना बनाने का उपक्रम किया और ये दुर्घटना हो गई। सोचिए उस छोटी बच्ची ने इनसे ये कहा कि बहुत भूख लगी हुई थी बाबूजी। अब ये बात किसी पिता के हृदय पे कितनी मतलब कोई भी ऐसी घटना में भावुक हो जाए। तो इस तरह की बहुत झंझटें थी, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अ, उनका स्वभाव इतना मृदुल था कि मधुर था, हर कोई उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। बताते थे कि अक्सर छात्र-छात्राएँ कोई-कोई आके घर सँभालने में बच्चों की मदद करता था और इसी तरह चलता रहा। वस्तुतः जब मुझसे भेंट हुई तब तो ये सब कुछ समाप्त हो गया था, परिवार सँभल गया था और बच्चियों की शादी हो गई थी, बेटे का भी विवाह हो गया था। अ, जीवन सुचारू रूप से चल रहा था और उनकी प्रतिष्ठा और उनके साहित्य का रचना की जो का मूल्यांकन धीरे-धीरे ऊपर की ओर वो ग्राफ उठता जा रहा था और एक तरह से उनकी धाक थी जेएनयू में, लेकिन फिर भी उनकी सहजता, उनकी मृदुलता देख के लगता नहीं था कि इतने महत्वपूर्ण, इतने भारत में विख्यात किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। बोलने का उनका अंदाज़ इतना मीठा, उनकी हँसी तो इतनी मोहक थी कि आप कितने भी दुःख में रहें, अगर वो सामने हँस मुस्कुरा दें तो अपने आप मन की व्यथा दूर हो जाती थी जैसे और आप भी साथ में मुस्कुरा पड़ते थे। अपने विचारों में केदार जी बहुत सद्भावपूर्ण और एक भारत के समस्त भारत के प्रति उनका जो एक विचार था वो इतने ऊंचे दर्जे का था। वो सबका भला, सब ये केवल हिंदी की बात नहीं सोचते थे या केवल अपने इलाके की बात नहीं सोचते थे। वो अक्सर बात करते समय धीरे-धीरे उनकी बातें पूरे भारत की समस्याओं को,
भारत में क्या होना चाहिए, देश कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से समेटती थी और समझाती थी। उनका पहली बार उनसे हमने जब सुना कि वो सारी भारतीय भाषाओं के समान रूप से समर्थक थे और उनका कहना था कि हर प्रदेश में वहाँ की मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। एक आध बार मेरे मन में ये हुआ, संशय होते रहते थे, हम लोग चर्चा करते रहते थे। मैंने पूछा कि आप जो ये कह रहे हैं तो इस तरह तो भारत में फिर हर इलाके में अलग बोली होगी, अलग ये होगा, तो संपर्क कैसे क्या होगा? उस पे उन्होंने हंसते हुए कहा कि संपर्क तो अभी भी हिंदी है, वो हिंदी और मजबूत होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारी भारतीय भाषाएं मजबूत हों। और इस तरह से वो काम भी करते थे। दक्षिण वगैरह में जाके सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना, उनका प्रयास रहता था कि सब लोग अपनी अपनी भाषाओं के प्रति जागरूक रहें, उसके उत्थान के प्रति सजग रहें और प्रयत्नशील रहें। तो इस तरह का व्यापक विचार बहुत कम सुनने को मिलता है। उनसे बात होती रहती थी। साहित्य तो कभी मेरा मतलब मैं कभी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, बस लगाव के चलते साहित्य से जुड़ा था और जब उनसे भेंट हुई तब तक थोड़ा बहुत कुछ लिखने पढ़ने लगा था। मतलब ऐसा मैं समझता था कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक ठाक है। अक्सर मिलते थे तो पूछते थे कि अच्छा इधर क्या लिखा है, देखते भी थे, कभी मुस्कुराते थे, कभी लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। अच्छा बुरा क्या है, कभी कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन प्रकारांतर से बड़ी सारी बातें उठाते थे कविता के बारे में। बाद में मेरी समझ में आया कि जहाँ मेरी कमी उनको लगती है, या जिन चीज़ों को वो चाहते हैं कि नई कविता लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को समझना चाहिए, उस पर बातें वो अनायास उठाते थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमको सिखाने का मतलब हमको लगे कि हमको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो इतने सहज रूप से और इतने स्पष्ट ढंग से अपने विचार रखते थे कि बहुत कुछ उनके साथ रह के अपने आप सीखता रहा मैं। और बहुत बाद में जब मेरा छठा संग्रह आ रहा था, गांधारी पूछती है, तो स्वाभाविक था मैं उनको दिखाता कि इस तरह से ये संग्रह, तो मुस्कुराए, कुछ कविताओं को देखा, मुस्कुराए और कहा कि चलो इसकी भूमिका मैं लिख दूंगा। तो उनका ये कहना तो हमको कृतकृत्य कर गया, लेकिन इससे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद मेरी कविताओं के बारे में वो बड़ा प्रसन्न, जब जब मन करता था कुछ न कुछ सीख सलाह देते रहते थे। और आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे लिए उनके मन में कितना प्यार था, कितना ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख लूं। इस ये में मतलब एक मेरे तरह लिए तो दिल्ली में वो एक गुरु भी थे, अभिभावक भी थे और वरिष्ठ मित्र भी थे। उनके साथ हंसी ठट्टा भी होता था, मजाक भी होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी मर्यादा के विपरीत हो या उससे उसके अनुकूल नहीं हो। वो अपनी सारी सहजता के बावजूद एक सीमा रेखा रखते थे, उसके पार जाना बड़ा मुश्किल था। एक दिन शाम को बात बात में कुछ उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली में थे, दिल्ली में बात चलने लगी यहाँ के कल्चर की, यहाँ के ये की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला था, बच्चे थे, वो थोड़े बड़े हो रहे थे, तो अब उतनी झंझट नहीं थी, तो कुछ महिलाओं ने उनको ऐसे इंगित किए कि वो उनके साथ रह सकती हैं, परिवार की देखभाल कर सकती हैं, कुछ इस तरह से बात वहीं खत्म हो गई। फिर किसी दिन ऐसे ही वो बात उठी तो मैंने पूछा कि अरे ये बताइए कि किस किस ने आपको ये इस तरह का
प्रस्ताव दिया था। खैर वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए ही जिन निगाहों से उन्होंने मुझको देखा, मेरे लिए बहुत था कि भाई मर्यादा नहीं तोड़ो, जो तुमको बताना था वहां तक बता दिया है, अब आगे कुछ जानने की कोशिश मत करो। और फिर वो बात हम लोगों के बीच कभी नहीं उठी। ज्यादातर हल्की फुल्की ही बातें होती थी जब हम लोग मिलते थे, कोई गंभीर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उन स्मृतियों में ऐसी चमक उनकी बातों में है कि वो मन में घर करती गई। और आज मेरे जीवन के अगर संस्मरणों की बात करें, यादगारों की बात करें, तो एक चमकता सा द्वीप जैसा है जिसमें केदार जी हैं, उनकी बातें हैं, उनकी यादें हैं, और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज है जिसे मैं जीवन में, मेरे जीवन के लिए वो अमूल्य है, वो यादें, वो स्मृतियां, और उनको मैं संभाल के रखे रहता हूँ। लेकिन एक एक उनकी चीज, एक अमूल्य उपहार भी उन्होंने दिया। जाने के थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी किताब आई थी इंद्रप्रस्थ, तो मैं वो उनके पास छोड़ आया था, वो पुस्तक उनके पास छोड़ आया था। कुछ दिनों के बाद उनका एक पत्र मुझे मिला, अद्भुत पत्र था। इसके पहले कभी उन्होंने मेरी कविताओं की इतनी खुलकर प्रशंसा नहीं की थी। वो उनके हस्ताक्षर में, ये देखिए पत्र है, और इसे मैं ओरिजिनल को तो फ्रेम करवा लिया है मैंने, और मेरे लिए ये अमूल्य निधि है। मैं एक दो वाक्य इसमें से सुनाऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि क्यों मेरे जीवन की, मेरे साहित्यिक जीवन के लिए ये अमूल्य निधि है। प्रिय उपेंद्र जी, आपकी इंद्रप्रस्थ की प्रति मिली, एक सुखद आश्चर्य की तरह पढ़ गया। पहली बधाई तो इसकी सहज प्रवाहमयी पठनीयता के लिए ही लीजिए। इस प्रबंध रचना में कई चीजें ऐसी हैं जो पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगी। कर्ण प्रसंग और काव्य का अंतिम हिस्सा मुझे विशेष रूप से अच्छा लगा। और भी लंबा पत्र है, ये छपा भी था, मंडलोई जी ने ही अपने नया ज्ञानोदय में उस पुस्तक की समीक्षा के साथ साथ ये पत्र भी छापा था। तो अब मुझे लगता है मैंने आप लोगों का काफी समय लिया, और आप लोगों ने इन कुछ जो मैंने संस्मरण सुनाए हैं वो आपको उपयोगी और मतलब के लगे होंगे। इसके साथ ही मैं अब आज्ञा लेना चाहूंगा। धन्यवाद उपेंद्र जी। जी धन्यवाद। बहुत ही आत्मीयता से और विस्तार से आपने एक बड़े कवि के परिदृश्य को हम सबके बीच रखा, और किस तरह से अपने गांव में उनका महत्व था कि दोनों ही संप्रदायों के लोगों ने उन्हीं का नाम लिया। यह केदारनाथ सिंह की अपनी सफलता है, एक रचनाकार की उदार दृष्टि है जिसकी ओर यह प्रसंग संकेत करता है। केदारनाथ सिंह हमारे समय के एक ऐसे कवि रहे, या उन कवियों में रहे, उन कवियों में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में रहे जिनके यहाँ शहर और गांव एक साथ आते हैं। शहरों में रहते हुए भी वे बार बार गांव और कस्बे से जुड़े बिंब लाते रहे, और न सिर्फ अपनी कविताओं में बल्कि अपने जीवन में भी वे लगातार अपने गांव से, अपनी माटी से संपर्क बनाए रखे। आज किसान आंदोलन के इस समय में उनकी प्रसिद्ध कविता दाने का याद आना स्वाभाविक है। मैं आप लोगों की अनुमति से उनकी यह कविता यहाँ अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिससे
हम यह भी समझें कि दाने जैसी कविता या फिर उठो मेरे सोए हुए धागो जैसी उद्बोधनात्मक कविता कभी भी और किसी भी समय में भी प्रासंगिक रहेगी। तो यह कविता दाने नहीं, हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने, जाएंगे तो फिर लौटकर नहीं आएंगे, जाते जाते कहते जाते हैं दाने, अगर लौटकर आए भी तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। अपनी अंतिम चिट्ठी में लिख भेजते हैं दाने और इसके बाद महीनों तक बस्ती में कोई चिट्ठी नहीं आती। एक बड़ा कवि कैसे बाद में भी और भविष्य की आहटों को समझ लेता है। गांव खलिहान हमारे घरों में बाजारों के प्रवेश की धड़कनों को और उनके हस्तक्षेप को समझकर हमें आगाह कर रहा होता है। यह कविता उसकी एक वानगी है। अब हम अपने अगले वक्ता लीलाधर मंडलोई जी की ओर चलते हैं, जो उनकी कविताओं पर और उनसे जुड़ी अपनी स्मृतियों पर कुछ बातचीत हमसे करेंगे। मंडलोई साहब। नमस्कार मित्रों, मैं जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभारी हूँ और कुमार जी लगातार बहुत। आवाज थोड़ी कम आ रही है मंडलोई साहब, देख लें थोड़ी आवाज अगर जी। मैं जन सुलभ पुस्तकालय का और अर्पण कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुनक्किद किया है। और इनके बारे में बात करते हुए ये चीजें बहुत साफ हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है कवियों की, हम लोगों को स्मरण की एक जो लाइन मिलती है वो ये है कि हमारे समय में जितने भी महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवि हुआ करते उनमें केदार जी के साथ हमें एक सुविधा प्राप्त थी। पहले तो ये बताऊं कि केदार जी से मेरी मुलाकात भोपाल में हुई। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में अमूमन हम लोग रेडियो टेलीविजन सेंटर में तो मिला ही करते थे जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आते थे। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और भारतीय ज्ञानपीठ, उपेंद्र जी का एक घर, एक सिंह साहब हैं जिनकी एक गैलरी है डिफेंस कॉलोनी में। तो ये कुछ ऐसी जगह थी, इसके अलावा भी कई जगह थी जहां पर हम लोग मिला करते थे, बैठा करते थे। और ये बैठना जो होता था या उसका जो अवसर था उसमें हमें एक सुविधा प्राप्त थी। मतलब जितनी आसानी के साथ, जितनी प्रेम के साथ, जितने अधिकार के साथ हम उनसे मिल सकते थे, वो जो सुख था वो हमें उनके समय के दूसरे कवियों में उस तरह से नहीं था। कई ऐसी शामें हैं और कई ऐसे आयोजन हैं जिसमें हम लोग केदार जी को छू सकते थे। केदार जी का अगर कुर्ता है तो हम कुर्ते को छू कर उसका टेक्सचर अनुभव करने के लिए कहा करते थे कि आपका जो वस्त्र विन्यास है, आपका जो कपड़े पहनने का जो एक शिल्प है वो बहुत ही खूबसूरत है। हम ये भी कर सकते थे कि खाते पीते हुए अगर कुछ गिर जाता था उनके कुर्ते पर तो हम बहुत प्यार से इस शूट को ले सकते थे कि हम उनके कुर्ते को अपनी तरह से साफ कर सकें। हम उनके हाथों को अपने हाथों में ले सकते थे।
और उनका एक शिल्प था, खास तौर पर शाम को, और ऐसी जगहों पर जहां पर अगर सीढ़ियां हो और चढ़ना जाना हो, तो वो आपके कंधे पर हाथ रख कर सीढ़ियों को चढ़ा करते थे। तो वो जो स्पर्श था, वो जो अनुभूति थी, वो बहुत ही दिलचस्प अनुभूति थी। एक तरह से लोक का एक ऐसा विलक्षण शख्स हमारे पास साथ हुआ करता था, जिसके सत्संग में हमने बहुत कुछ सीखा। और वो बहुत बड़े किस्सा वो थे। उनसे आप चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी हो, चाहे नामवर जी हो, चाहे उनके जमाने के ऐसे लोग जो जैसे नूर मियाँ और जो उनकी कविताओं में आते हैं, उन सब से हम लोग केदार जी की बातचीत, उनके बतरस और उनकी बतकहियों से संपन्न होते थे। और ये सुख हमें केदार जी के साथ बहुत मिला। और विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहा करते थे कि वो एक बहुत अच्छे किस्सा गो है। वो जिस तरह से चीजों के बारे में और जिस तरह से अपनी स्मृतियों के बारे में बताते हैं, तो वो पूरा समय मूर्त हो जाता है, वो अपने लोकेल के साथ मूर्त हो जाता है। तो ये एक विलक्षण बात थी। और उनके साथ सत्संग हो, इसका हम लोग रास्ता देखा करते थे। बहरहाल ये तो एक बात हुई कि किस तरह से हम सब लोग उनमें अपना एक हीरो देखा करते थे, एक कविता का हीरो देखा करते थे। क्योंकि उनके यहाँ जो कविताओं में आकर्षण था, वो लगभग जैसे क्लासिकल म्यूजिक में एक आलाप होता है और एक द्रुत होता है। तो वो आलाप जो था, उसी में उनको सुनते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, कई बार उनकी कविताओं को सुनते हुए ऐसा लगता था कि एक हम विलक्षण गायक को सुन रहे हैं। उनके साथ जब हम डिफेंस कॉलोनी की उस एक तरह से गैलरी में जाया करते थे, जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगा करती थी, तो वो पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देखते थे, उनके उनके रंगों को बहुत ध्यान से देखा करते थे। और वो जो उस समय समकालीन कला में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, वो उनके बारे में बात भी करते थे और बताया भी करते थे। एक तो ये है कि उनका युगबोध बहुत प्रखर था। वो बहुत अध्ययनशील थे, बहुत पढ़ा करते थे। अगर हम उनके अपने युग की बात करें, तो वो बहुत आसान युग नहीं था। वो तार सप्तक का वो समय था जिसमें 3 सप्तक के आते आते बहुत सारे कवि दृश्य में आ गए थे। और पीछे अगर आप देखें तो शमशेर थे, त्रिलोचन थे, केदारनाथ अग्रवाल थे। तो उस तरह से आप देखिए कि उनके समय में जो स्थितियां थी, वो इतनी आसान नहीं थी कि आप कविता के परिदृश्य में, परंपरा के आलोक में, मतलब हो सके। वहां पर होना भी एक चुनौती थी और टिकना भी एक चुनौती थी। एक संग्रह से, पहले संग्रह से दूसरे संग्रह के बीच में 20 साल का वक्फा है। ये जो धैर्य है, इस धैर्य के बारे में आप सोचिए कि वो आदमी अपने पूरे युग से किस तरह से चीजों को अर्जित करके कुछ नए ढंग से कविता में अपने आप को देखना चाहता था। उनके अपने समय में कुंवर नारायण थे, रघुवीर सहाय थे, श्रीकांत वर्मा थे। ये 3 ऐसे कवि थे जो अपने शिखर से कविता में बोल रहे थे, पॉलिटिकल ढंग से भी। और लोक की बात कहें तो उनके आसपास लोक का एक समृद्ध संसार भी था। एक नागार्जुन का लोक था, एक त्रिलोचन का लोक था, एक केदारनाथ अग्रवाल का लोक था, और अज्ञेय जैसा एक विराट व्यक्तित्व जो तार सप्तक का संपादन करता है। ये वो समय था। तो ये इतना आसान समय नहीं था। और केदार जी के साथ ये था कि उसके पहले वो गीत और नवगीत में थे। तो गीत और नवगीत से नई कविता या आधुनिक कविता में
शिफ्ट करने का जो संकट है वो कोई बहुत छोटा मोटा संकट नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी परंपरा को जब वो एक तरह से लोकेट करते हैं तो वो तुलसी के बहुत करीब दिखाई देते हैं, कबीर के उतने करीब नहीं है। वो अपनी परंपरा को भिखारी ठाकुर में देखते हैं जो लोक का इतना महान कवि था, और दूसरा वो अपनी शक्ति अर्जित करते हैं या अपनी एक दिशा जो भीतरी दिशा है वो त्रिलोचन के कविता से या उनकी उनकी जो युग चेतना थी उससे वो उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि वो पूरी दुनिया के साहित्य को किस तरह से देख रहे थे। नेरुदा है, वेलसिंकी है, दोस्तोयेव्स्की है, वॉल्टेयर है, रिम्बो है, मलारबे है, हीनी है, ये जो तमाम बड़े विश्व स्तरीय कवि थे वो उन्हें पढ़ा करते थे और उनमें उन चीजों को लोकेट करते थे। अगर आप उनके इंटरव्यूज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी कविताओं के लिए एक युग संदर्भ लिया। वो दोस्तोयेव्स्की की एक बात को बार बार कोट किया करते थे कि ब्यूटी कैन सेव द वर्ल्ड। तो केदार जी के निकट सौंदर्य का एक बहुत बड़ा और व्यापक अर्थ था, वो मनुष्य के लिए भी था और प्रकृति के लिए भी था। वो असुंदर चीजों में भी सौंदर्य को देखने की कल्पना किया करते थे। जरा सोचिए कि भारतीय कविता में, हिंदी कविता की बात छोड़िए, पूरी भारतीय कविता का जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक एक तरह का जो मैप था, मतलब पूरा भारतीय जो मैप था, उसमें वो कहा करते थे, क्योंकि अनुवाद तो उन्होंने बहुत किए थे भारतीय कवियों के, और अनुवाद की किताब में आप देखेंगे कि कई ऐसे हमारे कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे जिनके उन्होंने अनुवाद किए। के सच्चिदानंदन से लेके बहुत सारे लोगों की कविताओं के अनुवाद भी किए उन्होंने। तो वो अपनी चेतना को भारतीय कविता के उन प्रॉपर्टीज, उन धातुओं और मूल्यों से भी ग्रहण किया करते थे। और वो कहा करते थे कि देखिए कि जो भी हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल है उसमें कविता एक ही काम कर सकती है कि मनुष्य को जिंदा रखने का एक संघर्ष कर सकती है। और अगर वो कहा करते थे कि अगर मेरी कविता में अगर कुछ है तो वो एक हिस्सा इसी एक बात का है। और उनकी कविताओं को जिस तरह से मैंने पढ़ा, और उनका तो संचयन भी भारतीय ज्ञानपीठ के लिए मैंने किया था, तो हम ये देखते हैं कि एक तरह भारतीय कविताओं में, मतलब हम भाषाओं की बात कर रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उधर असमिया है, गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है, इसके अलावा उनकी चेतना में उर्दू बहुत गहरे तक बसी हुई थी। वो बहुत अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स सुनाया करते थे उर्दू शायरों और उर्दू लेखकों को लेकर भी। तो जो उनके पीछे गीत नवगीत का एक इतिहास था, तो उनकी कविताओं में एक गहरी प्रतीकात्मकता हमको मिलती है। और उनकी कविता, मुझे लगता है कि वो बोलती हुई कविता है। मतलब उस कविता को आप पढ़ते हैं तो उसमें उनका बोलना, उनकी छवि, उनकी देह मुद्राएं, वो सब दिखाई देती है जिन्होंने केदार जी को कभी सुना हो। और बहुत सारे लोग कहा करते थे कि एक तरह से इस तरह से सौंदर्य जो कवि है, सुंदर लोक से लेकर महानगरीय जीवन तक वो इसी तरह की अपनी कविता में उनकी कविता दृश्यात्मक है। वो एक तरह की विजुअल पोएट्री है, उसमें एक तरह की सिनेमैटिक अप्रोच है। और अगर हम बनारस पढ़ें, बाग पढ़ें, या हस्ती की फूल पढ़ें, या शव पढ़ें, या भारत पढ़ें, तो आपको आवाज थोड़ी कम आ रही है मंडलोई साहब।
तो कृपया आपको थोड़ा ये ऊंचा बोले जी। तो आपको ये लगेगा कि उनकी कविताएं बहुत विजुअल अपील की कविता है। वो बहुत एक तरह से उस तरह की नरेटिव होते हुए भी उसमें बहुत सारे जो दृश्य हैं वो अपने परिवेश के वो बहुत खूबसूरत ढंग से आते हैं। बहुत सारे लोग उनको पॉलिटिकल कवि उस तरह का नहीं मानते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल कवि नहीं थे, लेकिन वो मित कथन में ही सारी बातें करते थे। कभी जैसे कभी मैं वो एक स्पेलिंग कर रहा है, मेरा ब्लैंक आ अगर सवाल हो सकते हैं तो वो क्या होगा, वो यहाँ कविता से है, आवाज जाएगी। दोस्तों बोल रही है, बीत रहे हैं सारे पहाड़ और, और नदियां और हावड़ा पुल और हवाई जहाज के देने और बुनते हुए हाथ और चलते हुए पैर, पर दोस्तों हमें जीना है। तो अगर वो पॉलिटिकल बात करते हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं, वो समूची सृष्टि को सामने रखते हैं जो सृष्टि संकट में है। पहाड़ है, नदियां हैं, हावड़ा पुल के साथ उसका एक कल्चर है, और बुनते हुए हाथ हैं और चलते हुए पैर हैं। तो ये बोल रही है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बीत रही है, यानी कि हमारी सामाजिकता और हमारी सांस्कृतिकता और हमारा एक तरह का कल्चर धीरे धीरे खनन के रास्ते पे जा रहा है। तो वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अगर रखते थे तो उस तरह सामने रखते थे। वो पूरी दुनिया की चिंता करते थे। उनकी एक कविता में आता है कि मैं इस समय यहाँ हूँ, मैं इस समय यहाँ हूँ, पर ठीक इसी समय बगदाद में जिस दिल को चीर गई गोली, बस ठीक इसी समय बगदाद में जिस दिल को चीर गई गोली, वहां हूँ, हर गिरा खून अपने अंगोछे से पोंछता हूँ, मैं वही पुरबिया हूँ जहां भी हूँ। तो ये जो उनकी अपनी पहचान थी, उनकी अपनी लोक की जो पहचान थी, लोक के इंसान की जो पहचान थी, लोक के आदमी की जो पहचान थी, लोक के परिवेश की जो पहचान थी, और उसको वो सिंबलाइज करते हैं अपने अंगूठे से। जिसके कंधे पर अंगूठा होता है, हम समझ जाते हैं कि वो किस देश का या किस जगह से आता हुआ आदमी होगा। तो वो उस अंगूठे से बगदाद में गिरे हुए खून को पूछने की कल्पना करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो विश्व चेतना है, और विश्व चेतना में आप देखिए पशुओं को लेकर, प्रकृति को लेकर जो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उनको बचाने को लेकर, और उनके बहुत छोटे छोटे जो किरदार है, मूर्तियां हो या टमाटर बेचती हुई एक औरत हो, यानी कि वो सारी चीजें जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, और जिस परंपरा में और जिस परिवेश में और जिस संस्कृति में हमने अपने आप का एक मानस बनाया है, अपने आप को भारतीय होने का जो गौरव हमने हासिल किया है, वो सब केदार जी में गहरे तक दिखाई देता है। और ये सब लोगों को अपनी में जो बड़ा किरदार था, उसकी इंसानियत का किरदार था, जो कविता से बाहर भी दिखाई देता है और कविता में भी दिखाई देता है। तो ऐसे किसी कवि को याद करना या उनके साथ होने की स्मृतियों को शेयर करना, मुझे लगता है कि हमारे अपने गौरव की बात है, हमारे अपने गर्व की बात है। और मैं ऐसे ही अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। उपेंद्र जी, जी उपेंद्र जी जी कृपया हाँ, जी हाँ अपने को म्यूट कर लें। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी अपने को म्यूट कर लें। हाँ मंडलोई साहब प्लीज। हाँ, तो मैंने कहा कि ये सारी बातें संस्कृत में मैंने केदार जी के बारे में बताई, और मैं चाहूंगा कि मदन जी दृश्य में आए। मैं तो उन सारी चीजों को आपसे शेयर कर रहा हूँ जो निजी भी थी, जो उनके पाठ से उभर के आई। बहुत सारी बातें हैं जो मैं केदार जी के बारे में कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग एक ऐसे आयोजन में हैं जिसमें 3 प्रतिभागी हैं, और समय भी काफी हो रहा है, लगभग 1 घंटा हो गया है।
तो बहुत बेहतर है कि हम मदन कश्यप जी को सुने। शुक्रिया। धन्यवाद मंडलोई जी, विस्तार से और इस आत्मीयता के साथ केदार जी की कविताओं पर यह विवेचन करने के लिए। आपने उचित ही उनकी कविताओं में प्रकृति और परिवेश की जो अभिन्नता है इस पर चर्चा की। मित्रों, उनकी एक कविता है, एक मुकुट की तरह, एक मुकुट की तरह। पृथ्वी के ललाट पर एक मुकुट की तरह उड़े जा रहे थे पक्षी। मैंने दूर से देखा और मैं वहीं से चिल्लाया, बधाई हो पृथ्वी, बधाई हो। तो यह हिंदी कविता में प्रकृति, परिवेश की जो रागात्मकता है और उसके प्रति कवि केदारनाथ सिंह जिस तरह से और जिस विह्वल और निर्दोष भाव से लिखते हैं, उसका अंकन करते हैं, वह अद्भुत है। ऐसी कई कविताएं हम उनके लिखे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस कार्यक्रम के हमारे वक्ता मदन कश्यप जी की ओर चलते हैं और उनसे केदार जी की कविताओं पर और उनसे जुड़ी उनकी स्मृतियों पर बातचीत सुनते हैं। मदन साहब, मदन कश्यप जी। धन्यवाद अर्पण जी। ये बात का दोहराव हो रहा है। अच्छा, मैं जी, मेरा अन्य वक्ताओं से निवेदन है कि जिनके माइक म्यूट नहीं है वो कृपया म्यूट कर लें, ताकि मदन जी अबाधित रूप से अपनी बात रख सकें। जी मदन साहब। मुझे तो लग रहा है कि उसी कारण आ रहा होगा, ये इको जो था वो माइक के कारण है। आज जब कल बल्कि जब हमारे अर्पण जी ने बात की और कहा कि, तो मुझे लग रहा था कि ये केदार जी की दूसरी पुण्यतिथि है, तीसरी है। इस पर काफी सोच विचार के बाद करना पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ कि कभी ये लगा ही नहीं कि केदार जी हमारे बीच में, और अगर नहीं है तो लगता था कि अभी अभी तो गए हैं। अभी 3 साल उनके गए हुए हो गया, इसका तो एहसास ही नहीं था उनकी उपस्थिति। और उनकी उपस्थिति को, स्मृति से ज्यादा उपस्थिति कहिए, या स्मृति में उनकी उपस्थिति को इस तरह से बनाए रखने में उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मीयता के साथ साथ उनकी कविता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। हमारे दो अग्रजों ने, जो सिर्फ लिखने और उम्र से ही अग्रज नहीं है, केदार जी के साथ संबंधों के मामले में भी अग्रज ही रहे, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि यह श्रेय केदार जी को ही है। उपेंद्र जी से जो मेरी आत्मीयता आना जाना है, इसको बढ़ाने का वहां पर की गोष्ठी में केदार जी, शुरू में केदार जी का ही वो दबाव होता था कि मैं जाता था और फिर धीरे धीरे उसका हिस्सा बन गया। लेकिन मित्रों, मैं इस संस्मरण से ज्यादा मैं उनकी कविता के बारे में पहले कुछ कहना चाहता हूँ, 4-5 मिनट, उसके बाद चीजों पर बात करूंगा। केदार जी को सबसे पहले पढ़ा 1974-75 में, तीसरा सप्तक में, और उसमें जो दो कवि मुझे ऐसे लगे थे जो सबसे अलग थे। मदन वात्स्यायन अपने विषय के कारण विज्ञान और उद्योग तक पर कविताएं लिख रहे थे, और केदार जी अपनी भाषा के कारण, केदार जी की भाषा में जो एक कोमलता थी उन कविताओं में, वो दो बाकी कवियों से, नई कविता में भी एक बिल्कुल अलग स्वर इनका था। लेकिन आप देखिए कि 62 में उनका संग्रह आया, अभी बिल्कुल अभी, और उसके बाद दूसरा संग्रह 18 वर्षों के बाद 80 में। और ये जो 18 वर्ष रहे हिंदी कविता में, ये सबसे उथल पुथल के वर्ष रहे। कविता का आंदोलन इस बीच से गुजर गया, नक्सलवाड़ी प्रभाव से युवा आक्रोश की कविता का एक आंदोलन गुजर गया, और फिर आपातकाल लागू होने के बाद एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल किस्म का मार्क्सवाद जो आया, सारी सत्ता सुविधाओं के साथ,
वो उसका वर्चस्व बना और वो गुजर गई। वो चल रहा था लगभग उस समय। केदार जी ने इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, केदार जी किसी आंदोलन में नहीं गए, त्रिलोचन भी आंदोलन में शामिल हो गए थे जो उनके आदर्श और प्रिय कवि रहे, और नहीं तो, लेकिन केदार जी ने अपनी तरह से ही अपने लेखन और अपने व्यक्तित्व दोनों को बचाए रखा और समय की प्रतीक्षा की। और उसके बाद उनकी कविता 80 में मुझे लगता है कि आलोचना में छपी जमीन पक रही है। और उसके बाद उस कविता से आलोचना में उसके पढ़ने के तुरंत बाद ही उनका संग्रह भी आ गया। तो उसके बाद से ही केदार जी की कविता से एक रिश्ता बना, लेकिन वह रिश्ता वैसा नहीं था शुरू में जो 90 के बाद बना। यानी केदार जी एक ऐसे कवि थे जिनको ठहर कर जानने समझने की जरूरत तभी बनी हुई थी, खासकर तब जब विचारधारा का एक रेजिमेंटेशन हो और जन आंदोलनों का दबाव और तमाम चीजें हो। इस बीच में 90 के बाद जब ये चीजें कुछ ठहरी और फिर से सोचने समझने की चीज आई, तो केदार जी की कविता की विशेषताएं हमारे सामने धीरे धीरे खुलकर आने लगी। क्योंकि केदार जी एक ऐसे कवि रहे जिनकी आवाज बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें शोर नहीं, संगीत है, मृदुल है। मजबूती का शोर से कोई संबंध होता नहीं, कई बार शोर वाली आवाज बहुत कमजोर आवाज होती है, लेकिन वो थी। तो उस आवाज को सुनने समझने जानने में वक्त लग सकता था, और लगा भी। तो 90 के बाद से केदारनाथ सिंह मेरे एक पाठक के रूप में सिर्फ पसंद ही नहीं आए, मेरे एक आत्मीय कवि के रूप में उन्हें देखा समझा। और फिर पटना 87 में मैं आ गया था, तो 87 के पहले तो मुझे लगता है कि केदारी से कभी मिला भी नहीं था। पढ़ा जरूर था, वो सारे संग्रह जब आ रहे थे। तो उसके बाद पटना में ही पहले उनसे हमारी मुलाकात हुई है। नहीं, उसके पहले मुझे याद आता है कि एक बार मैं JNU 80-81 में कभी आया था अपने मित्रों के साथ, तो जाकर केदार जी के घर जाकर केदार जी से मिला था। और वो व्यक्तिगत, मैं एक विद्यार्थी था और जो वहाँ कुछ विद्यार्थी थे, उर्मिलेश वगैरह मेरे मित्र, उन्हीं के साथ गया था मैं। और धनबाद में मैं रहता था, तो कुछ ऐसी चीजें धनबाद में थी जिसको लेकर वो बहुत उत्सुक थे। अब उस बातचीत के विस्तार में नहीं जाऊंगा, संस्मरण के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वो फिर कभी करेंगे। तो उस समय था, लेकिन उस समय कोई कविता का वैसा रिश्ता नहीं बन पाया। फिर वो 90 के बाद उनसे मुलाकातें भी लगातार होती रही और धीरे धीरे उनकी कविता को समझने की कोशिश की, उनकी उन मूलभूत विशेषताओं को। जैसे केदार जी एक ऐसे कवि हैं जिनमें समय ध्वनित तो होता है, लेकिन समय का शोर नहीं आता है, वो धीरे से समय का अतिक्रमण भी करते हैं। इसलिए बहुत सारे कवि जिनकी बहुत चर्चा रही है और अभी भी लोग मानते हैं कि वो बड़े अच्छे कवि थे, वो अच्छे थे और अच्छा लिखा, और है भी अच्छे, ठीक है, लेकिन वो कविता उतनी दूर तक नहीं जाने वाली है जितनी दूर तक केदार जी की कविता जाने। केदार जी की कविता, केदार जी का जिस तरह से रणु का समय 100 वर्ष के बाद आया है, तो लगता है कि जब वो शताब्दी अगर होगी तब केदार जी का समय आएगा और हम उनको फिर से समझ पाएंगे। इसके अभी सूत्र ही कुछ 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 मिलते हैं, कुछ झलक ही मिलती है उनकी कविता में। जैसे ये है कि एक दो बातें मैं उसके बारे में सिर्फ कहना चाहूंगा। ये कोई कविता पर भी व्याख्यान देने का यह समय नहीं है, उनको याद करने का ही समय है, लेकिन दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि केदार जी समय की अवधारणा को कैसे निर्मित करते हैं। तो अवधारणाओं के निर्माण में केदार जी सादृश्यों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरल भाषा में लोग कहते हैं बिंब, विमर्शों का नहीं। यानी वो भिन्नता का इस्तेमाल नहीं करते। होता है नहीं कि जब हम कहते हैं, अभी सुनने श्रोताओं में महेश आलोक भी शामिल है, तो अगर हम कहें कि महेश आलोक आपका चेहरा फलाने की तरह है, तो ये सादृश्य होता है और एक इसमें एक बिंब बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि आपका चेहरा उसकी तरह नहीं है, भिन्नता से पहचानते हैं, आपका अलग है, तो फिर कोई बिंब नहीं बनता। लेकिन पहचानने का दोनों तरीका है। जो एक तरीका भिन्नता का है जिससे विमर्श पैदा होता है, और एक सादृश्य का है। मुझे लगता है है, और मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा है, कोई संबंधों के कारण नहीं लग रहा है, जितना मैंने पढ़ा लिखा जाना है उसमें है कि सादृश्य के कारण निर्मित अवधारणाएं ज्यादा स्थायी, ज्यादा प्रमाणिक, ज्यादा विश्वसनीय है, और उनकी
उम्र भी ज्यादा लंबी हो। ये है वो कि भले ही उस पर ध्यान कम दिया गया। एक और बात जो केदार जी की महत्वपूर्ण रही, गांव के बारे में चर्चा, जो भी केदार जी की चर्चा होती है, गांव, किसानी जीवन, आपने भी, अर्पण जी ने दाने जैसी कविता पढ़ी। अच्छा, मेरी आवाज तो अब ठीक जा रही है ना, कि आवाज में दिक्कत तो नहीं है? तो जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है। तो दाने जैसी कविता आपने पढ़ी तमाम चीज। तो एक किसान चेतना जिसकी पूरी परंपरा है हिंदी में, और हिंदी कविता का जो प्रतिरोध का स्वर है वो किसान चेतना से निर्मित स्वर है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के जमाने से लेकर, और बीच में सारे बड़े कवि आते हैं, और फिर केदारनाथ सिंह से होते हुए नए इधर के कवियों तक चले जाएं तो नीलय उपाध्याय तक, और फिर 20वीं शताब्दी में बहुत सारे कवि हुए जिनके जीवन में किसान चेतना को हम देख सकते हैं उस रूप में, अष्टभुजा शुक्ल में भी तमाम। लेकिन केदार जी की विशेषता रही कि उन्होंने लोक अस्मिता और किसान चेतना को जोड़ा अपनी तरह से। और उनकी कविताओं पर हम सिर्फ लोक अस्मिता के दायरे में बात नहीं कर सकते, और सिर्फ किसान चेतना के को सामने रखकर भी बात नहीं कर सकते, जब तक हम इस संबंध को, इस अंतर संबंध को, यानी अस्मिता और चेतना के इस अंतर संबंध को जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक केदार जी की जो मूलभूत विशेषता है वो लोक स्पर्शी या लोक से जुड़ी कविताओं की, उसको नहीं समझा जा सकता। तो इसके लिए एक नई प्रविधि जब तक नहीं बनेगी समझने की, अवधारणाओं की व्याख्या की, तब तक केदार जी को जितना हम समझते हैं वो काम चलाऊ ही होता है। कि समय के साथ चीजें समझ में आती है। जब मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार जैसी किताब लिखी, तो उसके पहले भी लोग कामायनी को समझते थे और पढ़ाते भी, पाठ्यक्रम में पढ़ाते भी रहे होंगे। तो वो, लेकिन वो एक काम चलाऊ समझ ही, मुक्तिबोध की उस पुस्तक के बाद उस समझ का विकास हुआ। और मुझे लगता है कि प्रसाद जी को एक बार और समझने के लिए एक और उसी तरह की पुस्तक की जरूरत है शायद। वो एक अलग है। उसी तरह से केदार जी को भी जो हम समझ रहे हैं अब तक के आधार पर, तो ये काम चलाऊ समझ ही है। जब तक कि एक नई अवधारणा सामने नहीं आती है उनकी कविता की व्याख्या की, तो वो जो समय का अतिक्रमण है, जो कालजयिता है उस कविता की, उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, व्यक्तित्व केदार जी का ऐसा था कि उसके आधार पर ही मैं कहता हूँ, मुझे इस बात मैं हमेशा ये मानता और समझता रहा हूँ कि अच्छा कवि वही होता है जो अच्छा मनुष्य भी होता है। और इस बात को सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है केदार जी से। वो जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे मनुष्य थे। बीच में ढेर सारे ऐसे कवि हुए हैं जो हमें कभी बार लगते हैं कि कवि तो अच्छे हैं लेकिन मनुष्य अच्छे नहीं। कई बार लगता है वो मनुष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन कवि नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छा मनुष्य कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा कवि हो, अच्छा मनुष्य है, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन खराब आदमी कभी अच्छा कवि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा दिखता है तो या तो हम उस आदमी के व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं या उसकी कविता को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा मैं सोचता था। तो इसमें जो आदर्श कवि मुझे मिले वो केदारनाथ सिंह कि वो जितने सौम्य, जितने कहिए कि सदाशयी व्यक्तित्व उनका था, तो शायद शमशेर का भी रहा होगा, जितना मैंने पढ़ा और जाना है उसके आधार पर। तो है, कह रहा हूं कि शमशेर से मैं मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शमशेर भी उसी तरह के सदाशयी और सौम्य थे और उतने ही बड़े कवि थे। और उसके बाद केदारनाथ सिंह थे। तो इस दृष्टि से ये इस बात की पूरी पुष्टि होती है कि एक कैस है। शमशेर वाले में मैं सिर्फ अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ और केदार जी में मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि एक अच्छा कवि कैसे एक अच्छा मनुष्य होता है। इधर 90 के बाद से सन 2005 तक, यानी 15 वर्षों तक तो केदार जी से कभी कभी मुलाकात हुई, बहुत कम। लेकिन कविताओं को पढ़ने समझने की का एक सिलसिला चला। 5 में मैं आ गया दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद मंडलोई जी जिस मंडली की चर्चा कर रहे हैं, और जो मंडली उपेंद्र जी के यहाँ बैठती थी, केदार जी के लिए भी ही सब हम लोग एकत्र होते थे। तो उसका एक सबसे नया, अब तो बहुत नया नहीं रहा, अब तो काफी दिन हो गए, लेकिन इन लोगों की तुलना में सबसे नया सदस्य मैं भी था। और तब केदार जी को समझने, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से उनकी कविताओं को समझने का भी बहुत अवसर मिला। और तब मुझे लगा कि
दुख को मतलब अभी तो चर्चा की, उपेंद्र जी ने बताया कि किस किस तरह के कष्ट उनके जीवन में था, और पत्नी के निधन के बाद बच्चों को पालने का कष्ट। माँ उनकी थी, वो बहुत बूढ़ी थी, वो रहती भी साथ थी तो बहुत नहीं कुछ कर सकती थी, स्वाभाविक था कि वो कर पाती। तो इन सब को लेके के इस सारे दुख के बाद वो बातचीत में इतने सौम्य, इतने शालीन बने हुए थे। होता क्या है कि अभाव कई बार और दुख कई तरह के दुख के रूप होते हैं, लेकिन हर तरह का दुख आदमी को धीरे-धीरे थोड़ा-सा वो बनाता है, थोड़ा उसको क्या शब्द दें, कोई अच्छा शब्द नहीं मिल रहा है तो खरूश बना देता है। ये अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई शब्द नहीं आ रहा है, वो बनाता है। ऐसा हमने देखा है, अच्छे कवियों को भी देखा है कि अभाव ने उन्हें उस तरह का बनाया। केदार जी में वो कभी नहीं आया। वो सौम्यता उनमें लगातार बनी हुई थी, और वो वो एक भीतर से बहुत ही ताकतवर और बड़े कवि होने का परिचायक था। और केदार जी के बारे में कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस ताकत की, कविता की इस ताकत की और कविता के इस दूर जाने की कोई ना कोई अपनी समझ से ये एहसास उनको भी था, जिसके कारण ही वो एक पूर्ण मनुष्य की तरह, एक भरे पूरे आदमी की तरह तमाम अभावों, तमाम संघर्षों, क्योंकि बाद के दिनों में भी कुछ अभाव तो ऐसे होते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। अभी सृष्टि पर पहरा में जो एक अ, कविता है उनकी, पत्नी के निधन के 28 वर्षों के बाद उन्होंने कविता लिखी। जब मैंने इस पर बात की थी तो उन्होंने एक बताया था, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहीं लिखित नहीं है। कुछ और कविताओं की चर्चा उन्होंने की थी जिससे मैं बात करूँ, कि उन कविताओं में भी पत्नी का वो रूप है। लेकिन साफ-साफ रूप से इसमें जाकर के इतने दिनों के बाद उन्होंने कविता लिखी। इतने दिनों के बाद वो दुःख कविता में इस तरह से शामिल हो पाया दुःख। तो लेकिन उस दुःख के बीच में भी उस साम्यता को बचाए रखने की ताकत कविता से ही आ रही थी। इसलिए केदार जी की कविता को बार-बार और फिर से समझने की और करने की ज़रूरत है। जो लोग बड़े आलोचक उस समय हुए, 50 के दशक की कविता के, और जिन पर ने सबसे ज़्यादा काम किया नामवर जी थे, और बाद के लोग भी रहे हैं। त्रिपाठी जी तो उनके मित्र भी रहे। लेकिन इन तमाम लोगों ने भी केदार जी पर वह कुछ ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मुझे तो एक बातचीत में, चूँकि ये बातचीत निजी नहीं है, रिकॉर्डेड है दूरदर्शन में। मैंने सवाल कुछ उठाए थे, जिस सवाल का उत्तर देने के बजाय नागो जी ने एक वाक्य में उत्तर टाला भी और एक वाक्य कह दिया। वहाँ केदार जी भी थे उपस्थित, उनकी ओर देखकर कि हाँ, उसमें, यानी कविता के नए प्रतिमान पर बात हो रही, उसमें केदार जी की कुछ उपेक्षा हुई। तो ये मानते तो थे वो कि उपेक्षा हुई है। और शायद हम बात करें त्रिपाठी जी, जो हम लोगों के बीच सौभाग्य से हैं, तो वो भी ये कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी बहुत नहीं लिखा। उसका कारण ये नहीं था कि कोई द्वेष था, कुछ था। ये कारण मुझे लगता है ये कि केदार जी जिस समय के कवि हैं, केदार जी वो आगे के अग्रगामी चेतना के कवि थे, उनका समय आया नहीं था। अभी भी नहीं आया है पूरी तरह से, अब आगे आएगा तब जाकर, जब हम अस्मिता और चेतना के, क्योंकि जो विचारधारा हमें चेतना की बात तो सिखाती है लेकिन अस्मिता को नहीं सिखाती है, और जो अस्मितावादी विचारधारा है वो चेतना के विरुद्ध है। तो इन चीजों का, इसके विभेद से अलग इसके अंतर्द्वंद और संबंधों को समझने की जब एक नई प्रविधि विकसित होगी आलोचना में, तब समझ में आएगा कि 90 के बाद की कविता में जो बदलाव है, उसके निर्णायक बड़े कवि केदारनाथ सिंह हैं, और उन्होंने ये सर्वथा ऐसा नया काम किया है जिस पर हम आगे बात कर सकते हैं, करेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और मैं एक और कार्यक्रम पहले करना पड़ा था मुझे, अर्पण जी को बताया भी था मैंने, तो उसके कारण काफ़ी थक भी गया। तो कुछ और बात कहने के पहले मैं एक कविता पढ़ देना चाहता हूँ। लगता है कि केदार जी के निधन के बाद, तो उनका निधन के आस-पास कुछ पहले ही ये संग्रह आ गया था, मतदान केंद्र पर झपकी, वो बना रहे थे, बल्कि वो पूरा बना भी नहीं था। शायद केदार जी अगर स्वस्थ होते तो ये संग्रह नहीं छपता अभी। वो और कुछ जोड़ते, जोड़-घटा के करते, लेकिन स्वस्थ नहीं होने की स्थिति में जल्दी में वो छप गया। तो लेकिन आखिरी महत्वपूर्ण संग्रह उनका यही था, सृष्टि पर पहरा। और इसकी अंतिम कविता देखिए, इसकी अंतिम कविता तक आते-आते केदार जी ने कहीं न कहीं से
वह जो बोध है दुनिया से चले जाने का, वो बोध उसमें आता हुआ दिखता है। कविता है जाऊंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूंगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूंगा, दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में अपने अस्थाई पते के अक्षरों में, या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक ढोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा, या फिर माझी के पुल की कोई कील। जाऊंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ, देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी। साँझ को जब लौटेंगे पक्षी तो लौट आऊंगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग। मैं इस कविता को बार बार पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि इस कविता के साथ केदार जी हमारे बीच है, कहीं नहीं गए हैं। वो उन्हीं प्रतीकों में, उन्हीं चीजों में, उन्हीं पक्षियों के साथ, किवाड़ों के साथ, अपने स्पर्श के साथ, अपने शब्द के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी मुस्कान के साथ, तमाम चीजों के साथ वो हमारे बीच मौजूद हैं। और हमारी कविता की जो नई जमीन बन रही है आज, वो भी उसमें एक बड़ी भूमिका केदारनाथ सिंह की है। और सिर्फ अस्मितावादी कविता भी जो है, जिसमें स्त्री दलित अस्मिता, अस्मिता की कविता में भी एक लोक अस्मिता के माध्यम से, किसान अस्मिता की चर्चा के माध्यम से उन्होंने जो रचा है, तो अस्मिता कविता की शुरुआत में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से विमर्श और विचारधारा, बिंब और भिन्नता, सादृश्य और भिन्नता कहीं बल्कि बिंबों ये सब का प्रयोग, इन तमाम चीजों का एक अतिक्रमण करते हुए केदार जी की कविता हमारे समय को जिस तरह रचती है, जब तक उनका वो समय था, उस तरह से समय को रचने का काम हिंदी में उनके समकालीनों ने नहीं किया है। उसके पहले वो बिल्कुल उस तरह से ही है जैसे अपने समय को निराला ने रचा था एक समय में, जैसे मुक्तिबोध ने, और जैसे नागार्जुन ने और शमशेर ने। और मुझे लगता है कि इन चारों के बाद के साथ ही उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण केदार जी हमारे बीच हैं, और हम उनसे मिल पाए, देख पाए, उनसे बातें हुई, उनसे बहुत निजी बातें भी हुई। उन्होंने कविताओं पर भी जो लिखा पढ़ा किया, निजी उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमें फिराक का वो शेर याद आता है कि आने वाली नस्लें तुझ पे रश्क करेंगी हम असरों, जब उनको मालूम होगा तुमने फिराक को देखा था। तो फिराक को देखना पता नहीं कैसा था, लेकिन हमारे लिए केदार जी को देखना बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से हमने केदार जी को देखा है, बाकी लोगों को, बाद के लोगों को यह जानना भी महत्वपूर्ण लगेगा, क्योंकि मुझे अभी तो नहीं लगता कि हम उस तरह से किसी कवि को देख पाएंगे, उस तरह से वह मुस्कान देख पाएंगे, वो पूरी वेदना को पीकर शिव की तरह जीवन के सारे गरल को कंठ के नीचे पचाकर और ऊपर हंसी को लाना, और मुस्कुराहट को लाना, और जीवन को सौम्य और सुंदर बनाने के अपने शिल्प में लगातार लगे रहना, यह जो उनका व्यक्तित्व है, यह दुर्लभ था। अब ऐसा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कहते हुए मैं यह भी कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व वाले केदार जी हमारे साथ ही हैं, वो रहेंगे ही। उन्होंने जो कविता लिख दी थी जाऊंगा कहाँ, उसमें अपने रहने की जगहें भी बता दी थी। उन तमाम जगहों में वो हैं हमारे बीच, हमारी स्मृति में। और आज के दिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और उसके साथ ही अर्पण जी को कि आनंद फानन में तत्काल ये बहुत एक दिनों के भीतर यह कार्यक्रम बना, और आपने मुझे भी इसमें बुलाया, इसके लिए आपको भी के प्रति आभार। और दो हमारे अग्रज जो बोल गए, महत्वपूर्ण बातें दोनों ने कही है, उनके प्रति भी बहुत आभार। और ये मामला ये था, अभी मंडलोई जी कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। असल में स्वरूप तो हम लोग इसका यही बनाना चाहते थे कि 5-5 मिनट बात करते हो, आपस में बातचीत के माध्यम से उन्हें याद करेंगे, लेकिन उपेंद्र जी ने पूरी बातचीत के माध्यम से नहीं, उसको व्याख्यान का स्वरूप दे दिया। तो अब उस तरह से ही बातचीत हुई, वो वैसे भी अच्छी बातचीत हुई,
लेकिन मुझे लगता है कि बतकही का एक सूत्र कुछ छूटा हुआ है मंडलोई जी के पास, तो वो कुछ कहना चाहते हैं, वो उनको सुन ले, फिर अर्पण जी इसको समाप्त करेंगे। दरअसल मदन जी, आपने जो कविता सुनाई कि मैं जाऊंगा कहाँ, उसका एक सिरा है बहुत ही खूबसूरत, जो भीमपेटका के गुफा चित्रों को देखते हुए एक कविता में उन्होंने लिखा था। तो यहाँ से वो उस परंपरा को भी आप देख सकते हैं कि किस जगह से खड़े होकर अब मैं जाऊंगा कहाँ कविता के बारे में वो कहते हैं सिरा कहाँ से मिलता है। उसमें कुछ पंक्तियां आती है कि ना कहीं भय है, ना आश्वासन, न जाने की यातना, न आने की उम्मीद, न इच्छा, न मृत्यु, सिर्फ लाल लाल जिंदा लकीरें हैं। कोई चला गया है बाहर और मैं खुद से पूछता हूँ, एक जिंदा हाथ की लकीरों से सुंदर क्या होता है पृथ्वी पर। एक जिंदा हाथ की लकीरों से सुंदर क्या होता है पृथ्वी पर। और इससे आपको वो वाली कविता याद आ रही होगी कि उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, दुनिया को हाथ की तरह सुंदर। और हाँ बिल्कुल, कविताएं जुड़ी हुई है, केदार जी की बहुत सारी कविताएं। अब जैसे तो अकाल में दूब और सृष्टि पर पहरा, ये दो कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं जो इस तरह से जुड़ी है, जिसका विकास दिखता है। तो निरंतर हर अच्छा कवि अपने समय को एक बड़ी कविता में ही रच रहा होता है, और वो बड़ी कविता टुकड़ों टुकड़ों में बनती है और फिर अलग अलग संकलनों में अलग अलग समय में आती है। उसको मिलाकर देखने और पढ़ने और उसके माध्यम से समय को समझने की सलाहियत तो पाठकों में और आलोचकों में होनी चाहिए। चलिए, आप में है, इसलिए आपने उन चीजों को उसको उस परंपरा को जोड़ा है। अब उपेंद्र जी भी कुछ कहेंगे तो नहीं, बहुत ज्ञान वर्धक रही आप लोगों की बातचीत, मेरे जैसे साधारण कविता का और साहित्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए। और बड़ा अच्छा लगा अर्पण जी ने ऐसा आयोजन किया आज के दिन, इसके लिए सबको धन्यवाद। अरे अब ऐसी साधारण की बात मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में और किसी भी समय में साधारण होना सबसे असाधारण है। असाधारणता तो कभी भी आदमी बाने की तरह उसको धारण कर ले सकता है, लेकिन साधारण होना और हो जाना सबसे असाधारण होता है, वो मुश्किल होता है। तो वो है आज का सूत्र वाक्य यही है जो आपके साधारण होने से निकला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जैसा कि अभी मदन जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि किस तरह केदारनाथ सिंह की कविताओं में लोक अस्मिता और किसान चेतना के अंतर संबंधों को ठीक से और कुछ अधिक सघन रूप में समझने की जरूरत है। मित्रों, हम देखते हैं कि केदारनाथ सिंह के पास ऐसी कई कविताएं हैं जिनमें लोक कथाओं के रस आते हैं। मसलन कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए और जनहित का काम जैसी कविताएं इस श्रेणी की ही कविताएं हैं। कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए की अंतिम पंक्तियां मैं यहां रख रहा हूं। मेरे बेटे, बिजली की तरह कभी मत गिरना, और कभी गिर भी पड़ो तो दूब की तरह उठ पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। कभी अंधेरे में अगर भूल जाना रास्ता तो ध्रुव तारे पर नहीं, सिर्फ दूर से आने वाली कुत्तों के भौंकने की आवाज पर भरोसा करना। मेरे बेटे, बुध को उत्तर कभी मत जाना, बुध को उत्तर कभी मत जाना, न इतवार को पश्चिम। और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे कि लिख चुकने के बाद इन शब्दों को पोंछकर साफ कर देना, ताकि कल जब सूर्योदय हो तो तुम्हारी पटिया रोज की तरह
धुली हुई स्वच्छ चमकती रहे। तो यह है केदारनाथ सिंह, जो किस तरह से अपनी आगामी पीढ़ी को संबोधित करते हैं और उसमें लोक संप्रति के तत्व कैसे सहज ही आ जाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय उपेंद्र कुमार जी ने उनके गांव चकिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें की। मैं कार्यक्रम के अंत में जो उनका एक संस्मरण है, हिंदी भुला जानी, जो वो अपने गांव चकिया पर भोजपुरी में लिखते हैं, मैं यहां लाया हूं कि उसका एक अंश इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब हम एक कवि की पुण्यतिथि पर यह आयोजन कर रहे हैं, तो कैसे उस कवि का लगाव अपने गांव से, अपने जन्म स्थान से है, और वह उसी भाषा में, उसी बोली में लिखता है जिसमें वह पैदा हुआ है, जिसमें वह पल्लवित पुष्पित हुआ है। तो मेरी भोजपुरी उतनी ठीक नहीं है उपेंद्र जी, लेकिन जैसी भी है, तो मैं इसका एक पाठ इस संस्मरण का जो केदारनाथ सिंह जी ने भोजपुरी में लिखी है उसका कर रहा हूं। एक छोटा सा अंश। मित्रों, इस संस्मरण का शीर्षक है हिंदी भुला जानी। जब वे गांव जाते हैं, चकिया जाते हैं, तो कैसे वे हिंदी को भूल जाते हैं और भोजपुरी में बात करते हैं, इस पर पूरा संस्मरण है। उससे पहले एक छोटी सी कविता वो कोट करते हैं, पर किस तरह मिलूं कि बस मैं ही मिलूं और दिल्ली ना आए बीच में, क्या है कोई उपाय गांव आने पर। और केदार जी आगे लिखते हैं अपने गांव चकिया के बारे में, और कैसे उनका जुड़ाव है और कैसे उस गांव से, उस परिवेश से, उस मिट्टी से उनका निर्माण हुआ है, इसकी बात वे करते हैं। भोजपुरी में ही वो सुने। वे लिखते हैं, जहां, मित्रों भोजपुरी मेरी मातृभाषा नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी लगे तो माफ करेंगे। जहां गंगा और सरजू ये दोनों नदी का संगम बा, ओसे हमरे गांव के दूरी लगभग 8 किलोमीटर हुई। दोनों नदी के बीच में पड़ला के वजह से यह इलाका के दोआब कहल जा। एक तरह से ये इलाका उत्तर प्रदेश आ बिहार के सीमा रेखा पर बा, बाकिर सांस्कृतिक दृष्टि से ये इलाका के संबंध बिहार से अधिक बा। खाली नाता रिश्ता ना, बल्कि खान पान आ बोलियो बानी बिहार से अधिक मिलेले। इस क्षेत्र के भोजपुरी गाजीपुर आ बनारस के भोजपुरी के अधिक निकट पड़ेले, जबन अपने बनावट में आरा जिला भोजपुरी के अधिक निकट है। हमरा गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण गंगा बाड़ी आ करीब करीब उतने उत्तर सरजू। कहल जा सकेला कि ये दोनों नदी के माटी पानी से ये इलाका बनल बा। पहले जब बांध न बनल रहे त जुलाई अगस्त के महीना में ये दोनों नदी मिलके एक हो जात रहल। हमार याद में वो छोटकी नदी बहुत गहराई में कहीं आजो मौजूद बा, जबन हमार चबूतरा के सामने बहेल आ एक और, जहां ओकर एक छोर गंगा से मिलेल त दूसर सरजू से। शायद यही वजह से नदी के साथ हमार मन के बहुत गहरा जुड़ाव बा। जतना गांव में हम पैदा भइल रहनी, ओकर नाम है चकिया। तो मित्रों, हम देखते हैं कि किस तरह कवि केदारनाथ सिंह अपने गांव चकिया को, अपनी बोली भोजपुरी को याद करते हैं, और इस दुआब के बीच से निकला यह शख्सियत, यह रचनाकार कैसे आजीवन नदी को, प्रकृति को याद करता रहता है, उनकी समृद्धि से स्वयं को
और अपनी रचनाओं को, अपने साहित्य को समृद्ध करता है। मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुमार जी का, लीलाधर मंडलोई जी का, मदन कश्यप जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग सहर्ष तैयार हुए और केदार जी पर इतनी महत्वपूर्ण गोष्ठी संपन्न हो सकी। इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे तमाम साथी लेखकगण जो लगातार इस परिचर्चा में हमसे जुड़े रहे, उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए। जी नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद साथियों। जी नमस्कार।